नमस्ते जी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन नंबर 15 जो कि बात करता है प्रोसीजर ऑफ एविक्शन ऑफ टीनेंट। सेक्शन 15 में बात करी है कि आप टीनेंट जो है, किराएदार जो है, उसको कैसे बेदखल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करी है। तो सेक्शन 15 में बेसिकली बात करी है कि जो मकान मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, उसको क्या करना पड़ेगा, एक पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी रेंट ट्रिब्यूनल के सामने। तो एक पिटिशन फाइल होगी सबसे पहले, जो कि रेंट ट्रिब्यूनल के पास होगी, रेंट ट्रिब्यूनल के सामने होगी बेसिकली। उस पिटिशन में आपको क्या है कि आपकी पूरी बात लिखनी है कि आप कौन से ग्राउंड पे आप जो है किराएदार को खाली करवाना चाह रहे हैं। तो 13 ग्राउंड जो सेक्शन नंबर 9 में दे रखे हैं, उनमें से कोई एक या दो या जितने भी ग्राउंड बैठ रहे हैं, आप सारे ग्राउंड्स लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट में आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये इतने साल से यहाँ रह रहा है और अगर किराया नहीं दे रहा है तो ये, और जो भी बात है, आपकी जो बात है वो आपको एफिडेविट में मेंशन करनी पड़ेगी, आप खाली क्यों करवाना चाह रहे हैं और जो आप विश्वास रखते हैं जिन बातों पे, बेसिकली वो सारी बातें एफिडेविट में लिखी जाती है। और आगे लिखा है कि कोई डॉक्यूमेंट्स, तो अगर कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, कोई रेंट रिसीट है उसकी, आपने रेंट जब वो देता है तो आप उसको एक रेंट रिसीट काट के देते हैं, तो आप दिखा रहे हैं कि इस दिन के बाद की मेरी रिसीट ही नहीं है, तो ये मुझे किराया नहीं दे रहा है, या फिर किराया दे रहा है लेकिन ये और कोई डॉक्यूमेंट, कोई एग्रीमेंट आपके पास में बना हुआ है, तो वो सारा जो है वो उसमें इंक्लूड होता है वो डॉक्यूमेंट्स में। फिर आगे इसमें बात करी है कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है, जब आप पिटिशन फाइल कर देते हैं रेंट ट्रिब्यूनल के सामने, तो वो एक तारीख डिसाइड करेगी जो कि 30 दिन के अंदर अंदर होगी। जिस दिन सामने वाली पार्टी, जो अपोजिट पार्टी है, जो कि टीनेंट, जो किराएदार है, उसको नोटिस इशू हो चुका है उस दिन। इशू ऑफ नोटिस का मतलब ये है कि जिस दिन रेंट ट्रिब्यूनल ने नोटिस लिख के भेजा है कि आपको इस दिन को अपीयर होना है, तो जिस दिन से भेजा है उसके 30 दिन के अंदर अंदर को एक तारीख डिसाइड कर देगा रेंट ट्रिब्यूनल कि इस दिन आप कोर्ट में आके अपीयर हुई है। तो जब अपीयर होगा तो उसको बताया जाएगा कि आपके ख़िलाफ़ ये बातें आई हैं और अब आपको आगे क्या करना है। तो आगे इसमें बता रखा है कि जो 30 दिन के अंदर में है वो अपीयर होगा। उसके बाद जो टीनेंट है उसको बताया जाएगा कि अब आपको रिप्लाई फ़ाइल करना है इस पॉइंट के, इस जो बात आई है इसके बारे में, और आपको हम ये आपकी कॉपी वगैरह हैं वो सारी हम समन के साथ ही भेज देंगे। जो हम नोटिस भेजेंगे उसी में वो एफिडेविट, वो डॉक्यूमेंट और वो जो पिटिशन फाइल हो के आई है वो हम समन, जो नोटिस जा रहा है उसी में भेज देंगे पहले ही। हमें बाद में भेजने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही हम भेज देंगे। उसके बाद जो किराएदार है वो अपीयर होगा, एक तारीख डिसाइड हो जाएगी, 30 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। जिस दिन 30 दिन के अंदर अंदर मतलब 30 दिन जिस दिन से हम एप्लीकेशन, जो रेंट ट्रिब्यूनल ने एप्लीकेशन नोटिस सर्व किया है। मान लीजिए 1 जनवरी को आपने पिटिशन फाइल करी रेंट ट्रिब्यूनल में कि मैं मकान मालिक को और किराएदार को खाली करवाना चाहता हूँ। 5 तारीख को जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो नोटिस भेजती है, तो 5 तारीख से 30 दिन काउंट होंगे, क्योंकि जिस दिन रेंट ट्रिब्यूनल भेज रही है, जिस दिन नोटिस दिया जा रहा है, इशू ऑफ नोटिस जिस दिन हो रहा है उस दिन से काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो 5 तारीख से अगले 30, तो 5 जनवरी से 5 फरवरी तक का समय दिया जाएगा। 30 दिन देने तो 4 जनवरी हो जाएगा, क्योंकि 31 जनवरी भी आती है। तो 4 जनवरी तक, 4 जनवरी से पहले एक डेट डिसाइड होएगी कि इस दिन आपको अपीयर होना है, और आपके बारे में जो आपको ये जो नोटिस हमने भेजा है इसमें हमने डॉक्यूमेंट, एफिडेविट और वो जो पिटिशन है वो सारी भेजी है, तो आप इस बारे में अपनी बात जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो अब वो मान लीजिए 4 जनवरी को अपीयर हो जाते हैं, तो 4 जनवरी को ये लैंडलॉर्ड, जो मकान मालिक है, वो भी अपीयर होगा, जो टीनेंट है वो भी अपीयर होगा, दोनों कोर्ट में आ जाते हैं। कोर्ट कहता है, जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो कहता है कि आपके खिलाफ़ ये बात है और आपको इस पर रिप्लाई फ़ाइल करना है। तो आगे इसमें बता रखा है, क्लॉज 2 में जो पहले बात बता रखी है वो ये बता रखी है कि जो नोटिस सर्व होगा बेसिकली वो इफ़ेक्ट हो सकता है, जो सर्व होता है नोटिस, वो सिविल कोर्ट जो है जैसी प्रोसेस फॉलो करती है, रजिस्टर्ड पोस्ट से या एक्नॉलेजमेंट ड्यू जो भी होता है उस तरह से प्रोसेस जो है वो होगी। मतलब या तो कोई आदमी भेजे या आप पोस्ट से भेज रहे हैं नोटिस, वैसा कर सकते हैं। अब जो है टीनेंट को रिप्लाई फ़ाइल करना है। टीनेंट को जब नोटिस मिल गया है, उसमें वो डॉक्यूमेंट भी हैं सारे, एफिडेविट भी है, उसमें जो पिटिशन भी है, उसका वो रिप्लाई फ़ाइल करेगा। तो उसको टोटल टाइम दिया हुआ है 45 दिन, और इन्हीं 45 दिन में क्या करना है, जो वो रिप्लाई फ़ाइल कर रहा है उस रिप्लाई की एक कॉपी लैंडलॉर्ड को भी देनी है। तो रिप्लाई फ़ाइल करके वो रेंट ट्रिब्यूनल में देगा, और रेंट ट्रिब्यूनल में देने के साथ साथ एक कॉपी वो लैंडलॉर्ड को भी देगा। तो ये टीनेंट की ड्यूटी हो गई, जिसमें उसको 45 डेज़ मिल रहे हैं यहाँ पे। जब हमने सेक्शन नंबर 14 देखा था, जहाँ पे रिवीजन ऑफ रेंट की बात हो रही थी, तो वहाँ पे सिर्फ 30 दिन थे, यहाँ आपको 45 दिन मिल रहे हैं रिप्लाई फ़ाइल करने के। आगे इसमें लिखा हुआ है कि अब क्या होगा जब वो रिप्लाई फ़ाइल कर देगा और एक कॉपी जो है लैंडलॉर्ड को भी मिल चुकी है, तो जो लैंडलॉर्ड है उसके पास वापस 30 दिन का समय है। वो 30 दिन किस दिन से माने जाएंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ रिप्लाई। जिस दिन रिप्लाई मिल चुका है, जिस दिन उसको रिप्लाई हुआ था, रिसीव हुआ था, जो टीनेंट ने एक कॉपी जो भेजी थी लैंडलॉर्ड को, जो किराएदार ने एक कॉपी मकान मालिक को भेजी थी, उस दिन जिस दिन रिसीव हुई है उससे 30 दिन के अंदर अंदर
मकान मालिक के पास ये राइट है कि वो रीजॉइंडर फाइल करे। रीजॉइंडर का मतलब होता है रिप्लाई का रिप्लाई। जो टीनेंट ने रिप्लाई में अपनी बात करी है, जो बात कही है, आप उसका भी रिप्लाई दे रहे हो, तो दैट इज़ रीजॉइंडर रिप्लाई का रिप्लाई। तो ये मकान मालिक फाइल करेगा, उसको 30 दिन का समय मिल गया है। और जो यहाँ 45 दिन मिल रहे थे, ये सर्विस ऑफ नोटिस से मिल रहे थे। सर्विस ऑफ नोटिस का मतलब जिस दिन आपको सर्विस नोटिस दिया था कि आपको अपीयर होना है, आप अपीयर हो गए थे, उसके बाद अपीयर होने के बाद जो नोटिस जा रहा है कि अब आपको हम 45 दिन का समय दे रहे हैं, वो वाला नोटिस की बात हो रही है यहाँ पे। जिस दिन आपको नोटिस रिसीव हो गया उस दिन से 45 दिन का समय बेसिकली। और उसी बीच में 30 दिन का वो एक टाइम पीरियड था कि कोई भी डेट जो डिसाइड हो सकती थी वो 30 दिन के अंदर हो सकती थी डिसाइड। अब बात आती है आगे कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है, जब दोनों पार्टीज़ की बात आ जाएगी, लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन पूरी आ गई है एफिडेविट के साथ, जो पिटीशन है, टीनेंट का रिप्लाई आ चुका है। टीनेंट के रिप्लाई आने के बाद लैंडलॉर्ड ने अपना रीजॉइंडर फाइल कर दिया, रिप्लाई का जो ये रिप्लाई आया इसका रिप्लाई फाइल कर दिया। अब ये सारे डॉक्यूमेंट जो रेंट ट्रिब्यूनल के पास भी आए हो चुके हैं। अब क्या करेगा रेंट ट्रिब्यूनल के पास, काम ये है कि 180 दिन के अंदर, जिस दिन से उसने नोटिस इशू किया था, पहला नोटिस टीनेंट को नोटिस पहला कब दिया था कि आप अपीयर हुई है कोर्ट में, आपके खिलाफ ये तरह का नोटिस आया, उस दिन से 180 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना है, एक डेट फिक्स करनी है और उस दिन वो डिस्पोज करेगा बेसिकली काम को, कि आपको इस तारीख को आना है और इस तारीख को मैं आपकी बात सुनूंगा। तो वो डेट डिसाइड ऐसे करता जाएगा 180 दिन के अंदर अंदर। और जो पूरा केस डिसाइड होगा, ये पूरा केस 240 दिन के अंदर डिसाइड हो जाएगा। मतलब फाइनल जो जजमेंट आ जाएगा वो 240 दिन के अंदर आ जाएगा। जिस दिन फर्स्ट नोटिस टीनेंट को इशू हुआ था, जो फर्स्ट नोटिस कब हुआ था, जब उसको बुलाया जा रहा था कोर्ट में कि आप कोर्ट में आइए, तो उस दिन से 240 दिन के अंदर अंदर। 6 में जो है सबसेक्शन 6 वो कहता है कि यहाँ पे समरी इंक्वायरी की जाएगी। समरी इंक्वायरी मतलब बहुत छोटे लेवल पे, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाएगा, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होंगे सारे एविडेंस, बहुत लिमिटेड रिकॉर्ड हो जाएगा। जो सब्सटेंस है मेन से वो रिकॉर्ड किया जाएगा। और फिर आगे लिखा हुआ है कि रेंट ट्रिब्यूनल ये भी कोशिश करे कि ये कॉन्सिलेशन या सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट से काम हो जाए। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का बेसिकली मतलब ये है, सेक्शन 89 जो CPC है, सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 89 है, उसमें बता रखा है कि आप सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के जो फॉर्मूले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं, मीडिएटर अपॉइंट कर सकते हैं या कॉन्सिलेटर अपॉइंट कर सकते हैं। बेसिकली इनका काम ये होता है कि कोर्ट के बाहर आप डिसाइड करके आ जाएँ कि इसको इफेक्ट करना चाहिए, मकान खाली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो दोनों पार्टीज़ बैठ जाती हैं और वो जो आर्बिट्रेटर है या कॉन्सिलेटर या मीडिएटर जो भी हैं वो डिसाइड कर देते हैं और उसके बाद वो कोर्ट में बता देते हैं कि हमारा ये ओपिनियन है। जैसे अभी राम मंदिर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने जो इशू था तो उसको सॉल्व करने के लिए एक आर्बिट्रेशन का अपॉइंटमेंट किया था, जिसमें वो श्री रविशंकर और 2 जने और थे, टोटल 3 जने थे जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए थे। तो बेसिकली यहाँ पे भी रेंट के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा सकता है या कॉन्सिलेटर या मीडिएटर अपॉइंट किया जा सकता है। आगे लिखा हुआ है कि जब डिसाइड हो जाएगा लैंडलॉर्ड के फेवर में कि हाँ बिल्कुल इविक्शन करना चाहिए, टीनेंट गलत तरीके से रह रहा है और इविक्शन हो जाना चाहिए, उसके पास ग्राउंड्स हैं पूरे, तो जब वो फाइनल ऑर्डर दे देगा, लैंडलॉर्ड के फेवर में ऑर्डर देगा, मकान मालिक के फेवर में ऑर्डर देगा, तो वो एक सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ पोजेशन फ्रॉम द टीनेंट। तो वो जो सर्टिफिकेट होगा वो उसको दिया जाएगा मकान मालिक को कि आप पोजेशन ले सकते हैं टीनेंट से। अब जो सर्टिफिकेट है इसका एग्जीक्यूशन कब होगा, मतलब सर्टिफिकेट को एग्जीक्यूट कब किया जाए, कब से किस दिन से वो सर्टिफिकेट को इशू तो कर दिया लेकिन एग्जीक्यूट कब किया जाए, किस दिन से उसका फंक्शन में वो आए, तो किस दिन से मकान बेसिकली खाली हो। तो कह रहा है कि अगर जो मकान था वो वैसे 3 महीने के अंदर अंदर खाली कर दिया जाएगा। तो आज आपका ऑर्डर आ गया खाली करने का, आज आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपके पास टाइम है, लैंडलॉर्ड के पास 3 महीने के अंदर अंदर उसको खाली कर दे। अगर वो 3 महीने से ज़्यादा रुक जाएगा तो उस पर ट्रेसपास का ऑफेंस का जो केस है वो लग सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो इलीगली रह रहा है, क्योंकि ऑर्डर आ चुका है फिर भी आप खाली नहीं कर रहे हो, 3 महीने का आपको समय दिया है खाली करने का यहाँ पे। और प्रोवाइज़ो में लिखा है कि अगर कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए बात है तो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए 6 महीने का समय दिया जाए, क्योंकि आपकी बिज़नेस एक्टिविटी है, आपकी गुडविल भी है उस जगह से। तो आप जब एक बार सेटअप पूरा सेट कर दिया है तो इसको चेंज करना चाह रहे हो तो पूरा वहाँ पे लोगों को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा। जो आपकी मशीनरी या प्लांट्स हैं उनको आपको एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो वो सारा प्रोसेस के लिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है, जिस दिन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है उस दिन से। तो ये है प्रोसीजर टोटल सेक्शन नंबर 5 की, सेक्शन नंबर 15 में जो बता रखा है, जो कि इविक्शन ऑफ टीनेंट की बात करता है। सो थैंक यू।